हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम है आप सबका इस स्पेशल एक्सप्लेनर में वैदिक एज पर। देखिए, आप चाहे एसएससी, यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये टॉपिक एब्सोल्युटली क्रूशल है। हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए इसका टाइमलाइन सेट कर लेते हैं। देखिए, वैदिक पीरियड दो मेन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे हम ऋग्वैदिक एज भी कहते हैं। ये चला 1500 से 1000 बीसी तक। और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, 1000 से 600 बीसी तक। ये दोनों डेट्स आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं दो पीरियड्स के कंपैरिजन पर आते हैं। तो चलिए इस मैप पे नजर डालते हैं। ये हमें एक क्लियर स्टोरी बताता है एक्सपेंशन की। शुरू में जो अर्ली वैदिक लोग थे वो सप्त सिंधु रीजन में रहते थे, यानी 7 नदियों की जमीन। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, लेटर वैदिक पीरियड तक वो ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ बढ़ गए और गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदान में सेटल हो गए। ये ज्योग्राफिकल शिफ्ट इस एरा का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इस सेशन में हम एकदम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। हम इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हों। तो ठीक है, लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वैदिक एज के लोग थे कौन और वो कहाँ से आए थे। ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। तो ये लोग थे आर्यंस, जो संस्कृत भाषा बोलते थे। संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब होता है अ नोबल वन। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक ये कि उनकी सिविलाइजेशन सरस्वती नदी के किनारे फली फूली, और दूसरा उनके माइग्रेशन का एक सॉलिड क्लू मिलता है टर्की के बोगासकॉय इंस्क्रिप्शन से। सोच के देखिए, टर्की में एक पत्थर पर लिखा हुआ लेख है जिस पर इंद्र और वरुणा जैसे वैदिक गॉड्स के नाम हैं। यह हिस्टोरियंस को उनके मूवमेंट का अंदाजा देता है। अब इस पूरे एरा के बारे में हमें पता कैसे चला? इसका सबसे बड़ा सोर्स है उनका लिटरेचर। चलिए इन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये क्वेश्चन तो इतना कॉमन है एग्जाम्स में। वेदा शब्द का मतलब क्या है? सिंपल, इसका मतलब है नॉलेज। और ये नॉलेज लिखी नहीं गई थी शुरू में, बल्कि सुनकर यानी ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास की गई। इसीलिए इसे श्रुति कहते हैं। इसे अपौरुषेय भी माना जाता है, जिसका मतलब है इंसान ने नहीं बनाया बल्कि भगवान ने बनाया। वैदिक लिटरेचर में टोटल 4 वेदास हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेदा, जिसमें 1028 हिम्स यानी स्तुतियां हैं। फिर आता है सामवेदा, इसे बुक ऑफ चांट्स कहते हैं और इंडियन म्यूजिक की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। तीसरा है यजुर्वेदा, जो पूरी तरह से यज्ञ यानी सैक्रिफाइसेस के फॉर्मूलाज और रिचुअल्स के बारे में है। और आखिर में है अथर्ववेदा, जिसमें जादू टोने और बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए चार्म्स और स्पेल्स हैं। अब वेदास को ठीक से समझने के लिए 6 वेदांगास यानी लिम्स ऑफ द वेदास बनाए गए। स्क्रीन पे जो टेबल है वो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। शिक्षा फोनेटिक्स के लिए, कल्पा रिचुअल्स के लिए, व्याकरणा ग्रामर के लिए, निरुक्ता एटिमोलॉजी, छंदा मैट्रिक्स और ज्योतिषा एस्ट्रोनॉमी के लिए। इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैदिक सोसाइटी में गवर्नेंस यानी राजकाज कैसे चलता था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था उनका? अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे छोटी पॉलिटिकल यूनिट थी कुला यानी फैमिली। किंगडम के हेड को राजन कहते थे। डिसीजन मेकिंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज थी, सभा, समिति और विदा था। और ये पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम्स के लिए सुपर क्रूशल है। उस समय वुमेन को सभा और समिति दोनों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। ये उनके रिस्पेक्टेबल स्टेटस को दिखाता है। ये टर्म बली एग्जाम्स का फेवरेट है। अर्ली वैदिक पीरियड में ये एक वॉलेंट्री ऑफरिंग था, मतलब लोग अपनी मर्जी से राजा को तोहफा देते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये एक कंपल्सरी टैक्स बन गया। इस छोटे से चेंज से हमें उनकी पॉलिटी के शिफ्ट का पता चलता है। चलिए अब सोसाइटी के अंदर झांकते हैं। उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, डेली लाइफ कैसी थी। ये सेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे बड़े सोशल चेंज को समझते हैं, वर्णा सिस्टम। अर्ली वैदिक पीरियड में ये सिस्टम प्रोफेशन पे यानी आपके काम पर बेस था। सोशल मोबिलिटी भी पॉसिबल थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये बर्थ बेस्ड या हेरिडिटरी हो गया। सोसाइटी एकदम रिजिड 4 वर्णास में डिवाइड हो गई। इसका जिक्र हमें ऋग्वेदा के 10th मंडला के पुरुषा सुक्ता में मिलता है। अब बात करते हैं वुमेन की पोजीशन की, जिसमें एक ड्रामेटिक चेंज आया। अर्ली वैदिक पीरियड में उनकी पोजीशन काफी रिस्पेक्टेबल थी। वो असेंबलीज अटेंड कर सकती थी और विडो रीमैरिज भी अलाउड था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई। उन्हें असेंबलीज से बाहर कर दिया गया और गोत्रा सिस्टम भी शुरू हो गया।
इसी समय में 4 आश्रमास का कॉन्सेप्ट भी एस्टैब्लिश हुआ, यानी लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। पहला है ब्रह्मचार्य यानी स्टूडेंट लाइफ, फिर गृहस्था यानी हाउस होल्ड लाइफ, उसके बाद वनप्रस्था यानी रिटायर्ड लाइफ, और आखिर में सन्यासा, जब इंसान सब कुछ त्याग देता है। चलिए अब बात करते हैं उनकी इकोनॉमी और रिलीजन की। आखिर वो अपना गुजारा कैसे करते थे और वो किसकी पूजा करते थे? अर्ली वैदिक इकोनॉमी का मेन आधार पशुपालन था, इसीलिए कैटल यानी गाय वेल्थ का सबसे बड़ा सिंबल थी। राजा को भी गोपति कहते थे, यानी लॉर्ड ऑफ कैटल, और काव को अघन्या माना जाता था, मतलब जिसे मारा न जा सके। फिर लेटर वैदिक पीरियड में एक गेम चेंजर आया, आयरन। लोहे के इस्तेमाल से इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड हो गई। वीट, बार्ले और राइस या व्रीही उनके मेन क्रॉप्स बन गए। स्क्रीन पे जो टेबल है वो आपके एग्जाम्स के लिए गोल्ड माइन है। ये हैं ऋग्वेदिक रिवर्स के पुराने नाम और उनके आज के मॉडर्न नेम्स। सिंधु है इंडस, वितस्ता है झेलम, आस्किनी है चेनाब, पारुष्णी है रावी, विपास है ब्यास और सुतुद्री है सतलुज। इसे बिल्कुल रट लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। रिलीजन में भी एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। अर्ली वैदिक लोग प्रकृति यानी नेचर की पूजा करते थे। उनके इंपॉर्टेंट गॉड्स थे इंद्र, जिनको पुरंदरा या डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी कहते हैं, अग्नि, वरुणा और सोमा। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बड़े बड़े यज्ञ और रिचुअल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और प्रजापति, विष्णु, रुद्र जैसे नए गॉड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो अब वक्त है इन सारे चेंजेस को एक साथ समराइज करने का। अगली 2 स्लाइड्स आपके लिए एक अल्टीमेट रिवीजन टूल हैं, जिससे आप अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड्स को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। पॉलिटी में क्या हुआ? असेंबलीज की पावर कम हो गई और राजा की पावर बढ़ गई। सोसाइटी में वर्णा सिस्टम काम पर आधारित होने की जगह जन्म पर आधारित हो गया, और विमेन की पोजीशन जो पहले रिस्पेक्टेबल थी वो डिटीरियोरेट हो गई। बिल्कुल साफ साफ कंपैरिजन। और ये रहा इकोनॉमी और रिलीजन का समरी। इकोनॉमी पशुपालन से खेती की तरफ शिफ्ट हुई। बलि जो वॉलंटरी था अब कंपल्सरी टैक्स बन गया, और रिलीजन सिंपल नेचर वर्शिप से कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स की तरफ बढ़ गया। ये जो शिफ्ट है ना, यही कोर कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। और हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वैदिक एज के अंत में उपनिषद्स का जन्म हुआ, जिनके फिलोसॉफिकल आइडियाज ने आगे चलकर मॉडर्न इंडियन थॉट को शेप किया, और ये असर आज भी जारी है। सोचिए क्या जबरदस्त लेगेसी है।